क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा असर्शन रीजन का। कंप्यूटेशन ऑफ वाटर कंजप्शन ऑफ वाटर इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर। स्टेटमेंट सही है कि गलत है? याद करो, मैं पर कैपिटा डिमांड के रेस्पेक्ट में आपको मैं प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब वाला कराया हूं, है ना? तो उसी के हिसाब से बताओ, क्वेश्चन पहला सही है। प्रेशर इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है पानी का खपत ज्यादा हो जाएगा। फिर बोलता है हायर डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर कॉजेस मोर लॉसेस एंड वेस्ट। बिल्कुल सही लग रहा है। तो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द मतलब ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। ये समझ में आ रहा है तो ऑप्शन क्या आएगा? ए। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ लोकेलिटी इज अफेक्टेड बाय। तो क्लाइमेट कंडीशन पे अफेक्ट करता है, बिल्कुल करता है। क्वालिटी ऑफ वाटर करेगा, और उसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर वो भी करेगा। तो आंसर क्या आएगा? 1 2 3। आ रही बात समझ में? उसके बाद देखते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन, नहीं थर्ड क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द डिक्रीज इन द पर कैपिटा कंजप्शन? किसके कारण पर कैपिटा कंजप्शन डिक्रीज होगा? अभी देखो, मान लो अगर पाइप मीटर नहीं लगाए रहते तो क्या होता? पानी का खपत इफराट टाइप का करते, वेस्ट करते। लेकिन मीटर लगाए तो क्या होगा? कम करेंगे कंजप्शन, क्योंकि बिल आएगा। तो आंसर क्या आएगा बताओ? यूज ऑफ मीटर सिस्टम। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए चौथा पॉइंट क्या है? अवरली वेरिएशन बोल रहा है। अवरली वेरिएशन कितने से होता है? 1.5। डेली वेरिएशन 1.8। ठीक है, और टोटल अगर बोलेगा दोनों का डिजाइन के रेस्पेक्ट में तो 2.7 है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा, ये बनवा चुका हूं मैं क्लास में, इसी का क्वेश्चन दिया था मैं आपको, लिखवाया हूँ। जल्दी आंसर बताओ क्या होगा? डी 27 मतलब 2,70,000 होगा। अरे बोलो, बात सही है। उसके बाद देखो छठवां क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन मेन। तो डिस्ट्रीब्यूशन मेन को किसके लिए डिजाइन करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करना है। अवरली के हिसाब से करेंगे क्या? मैक्सिमम अवरली डिमांड और क्या है? ऑन अ मैक्सिमम डे। स्टेटमेंट क्या आएगा? डी। बात समझ में आ रहा है? देखो घंटों के हिसाब से जितना ज्यादा समय में हो पाए उसके हिसाब से रहेगा। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां, कंजप्शन ऑफ द ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड फॉर फोरकास्टिंग अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड गिव। अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड पहला वाला था, ज्योमेट्रिक वाला दूसरा था, वो हायर देगा, और ये अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड क्या था? कम देता है। अरे बोलो, बात समझ में आ रहा है? फॉर्मूला देखो, याद करो क्या है? पी एन इज इक्वल्स टू क्या होता है बताना तो प्रीति? अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड का फॉर्मूला बता। पी एन इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार, ये था। और उसमें था पी नॉट इंटू 1 प्लस आर के पावर में एन। अब आप बताओ, जाहिर सी बात है उसके पावर में एन आ रहा है तो वैल्यू ज्यादा ही आएगी। तो क्या स्टेटमेंट आएगा बेटा? स्टेटमेंट पढ़ना क्या लिखा है। एज कंपेयर टू ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड क्या देगा? कम देगा ना वैल्यू। तो हायर क्यों बोल रहे हो? लेसर आएगा क्या? इंग्लिश तो समझ में आता है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बनाए। चलिए तुरंत बनाओ, फटाक से बनाओ। क्वेश्चन नंबर 8 खुद से बनाओगे, आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइएगा। तो बुक में टिक करके क्यों रखते हैं? नहीं नहीं नहीं, इसका आंसर डी नहीं लिया। नहीं तो ये सही है, आंसर आएगा, निकाल के देख उसको। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से निकालना है बेटा। देख उसमें क्या लिखा है।
चलिए जल्दी बनाओ, जल्दी फटाक से। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड निकालना है। तू तो बेटा कॉपी सेट करती है, जल्दी निकाल। और मत करो क्लास, पता ही नहीं चल रहा होगा फॉर्मूला क्या लग रहा है। जल्दी कर बेटा, इसको निकाल, जल्दी तो कर रही है सही। 2000 बटा 5000 करेगी क्या? हाँ तो 0.4 आया। फिर क्या किया, 1400 बटा 7000, तो 2.2। ठीक है जल्दी कर। तो क्या करेगी, 0.4 0.6/2 आएगा आंसर। जल्दी कर फटाक से। जो पहले निकालेगा उसको चॉकलेट मिलेगा, पहले ही बता रहा हूँ। जल्दी निकाल के बताओ आंसर क्या आएगा। ऑनलाइन वालों का आंसर आ गया है, ऑप्शन डी आया है जया का। बाकी लोग जल्दी फटाक से आंसर निकालेंगे। क्या आंसर आया है? पक्का? तो पहले ये बता दिए है। ठीक है, तो 10920 आया है। पक्का? कि इतना लेट क्यों निकाल रहे हो इसको? कठिन कैलकुलेशन है क्या? देखो कितना था आपका, 5000 7000, और ये है उसका अगला पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, देखो 5000 है, 7000 है, फिर 8400 है। फटाक से माइनस करेंगे तो आएगा 2000, इसको माइनस करेंगे तो आएगा क्या, 1400। अब इसको करते कैसे हैं, तो 2000 बटा 5000 इंटू 100। 100 मत करो, पॉइंट में रहने दो। ठीक है, ये कितना था, 1400 बटा 7000। अरे बोलो क्लियर है? इसको काट दिए, ये बटा आपका 10 जा, ये हो गया 2 जा, तो ये हो गया 0.2, ये हो गया कट गया पूरा, ये हो जाएगा 0.4। 0.4 प्लस 0.2 हो गया 0.6। 0.6 बटा 2 हो गया तो 0.3। तो 0.3 मतलब सीधा पी एन इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, पी नॉट इंटू 1 प्लस आर के पावर में एन। तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। पी एन का वैल्यू होगा, पी नॉट का वैल्यू होगा 8400 इंटू 1.3। आंसर बताइए कितना आएगा, 10920। खत्म आंसर, इतना ज्यादा समय लगना ही नहीं। आया बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था, पांचवा, आठवां हो गया, नौवा बताओ। द सुटेबल मेथड ऑफ फोरकास्टिंग द पॉपुलेशन ऑफ अ यंग एंड रैपिडली इंक्रीजिंग सिटी। अब बताओ जल्दी, यंग सिटी मतलब न्यू सिटी के लिए क्या करते हैं, जल्दी बताओ, ज्योमेट्रिक इंक्रीज, और ओल्ड के लिए अर्थमेटिक इंक्रीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 10वां छोड़ दो, 11वां छोड़ दो, लेकिन ये 11वां बना सकते हो, बता सकते हो क्या आंसर? ध्यान से पढ़ो और समझो जो मैं आपको पढ़ाया हूं। इनटेक वेल के बारे में पढ़ाया था क्या? वही से पानी खींचा जाता है जो सोर्स होता है, फिर जाता है स्क्रीनिंग में। जब पढ़ाया हूं तो इनटेक वेल नहीं याद आ रहा है, पढ़ाया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं, ईमानदारी से बताना। हाँ ठीक है, चलिए उसके बाद इनटेक वेल आएगा। समझ में आ रहा है कहां से पानी खींचा जाता है, वो इनटेक वेल होता है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद वाला छोड़ दो, अभी नहीं। वेल हाइड्रोलिक्स को है एनवायरमेंट में और है सॉइल मैकेनिक्स में, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से, सीएससीबी के सिलेबस के हिसाब से वो सॉइल मैकेनिक्स में दिया है, तो सॉइल मैकेनिक्स में वेल हाइड्रोलिक्स पढ़ाऊंगा, तो ये अलग क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, चलो 13वां क्वेश्चन, जल्दी फटाक से बताओ आंसर क्या आएगा। ट्यूबवेल, ट्यूबवेल मतलब कौन सा है, कुआं वुआं से पानी खींच रहे हैं, ट्यूबवेल से पानी खींच रहे हैं, लगाएंगे क्या, मोटर। क्या लगाएं, वापस से पानी नहीं जाना चाहिए, क्या आएगा, रिफ्लक्स। आया बात समझ में? उसी को क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं, चेक वॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 छोड़ दो, 15 छोड़ दो, 16 छोड़ दो, नहीं 16 बनाओ, तो 16 बनाओ, 16
ग्राउंड वाटर है इज यूजुअली फ्री फ्रॉम, ग्राउंड वाटर इज यूजुअली फ्री फ्रॉम, ग्राउंड वाटर में क्या नहीं होगा, डिजोल्व तो होगा, घुला हुआ, सस्पेंडेड नहीं मिलेगा क्योंकि ग्राउंड वाटर में पानी ठहरा हुआ रहता है, वो पानी नीचे में बैठ गया होगा, कुछ भी पार्टिकल होगा वो नीचे बैठ जाएगा। सस्पेंडेड पार्टिकल्स नहीं मिलने वाला, क्या मिलेगा, घुला हुआ पानी। घुला हुआ मतलब डिजोल्व इंप्योरिटीज रहेगा लेकिन सस्पेंडेड नहीं रहेगा, तो आंसर क्या आएगा, ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द पॉल्यूटेड छोड़ दो, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, नहीं 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 17वां बनाओ, 17। polluted water is the one which contain pathogenic bacteria or consist of undesirable substance retarding the unfit for। देखो पोर्टेबल पॉल्यूटेड वाटर की बात कर रहा है, तो देखो ऐसा है, पॉल्यूटेड वाटर तो ठीक है, पैथोजेंस हो सकता है नहीं हो सकता, ये अपन क्या बताए हैं क्या, पॉल्यूटेड मतलब दूषित वाटर। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा है, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, पीने के योग्य होगा क्या, नहीं होगा, तो आंसर बेस्ट बोलेंगे तो आंसर क्या रहेगा, बी आंसर। आ रही बात समझ में, एग्जैक्ट आंसर बोलोगे तो बी सुटेबल है? डी भी हो सकता है, कंटेमिनेटेड बोल लो बेटा, वो तो मतलब दूषित हो गया, समझ रही है, तो कंटेमिनेटेड भी है, तो ए भी सही है। तो पैथोजेनिस बैक्टीरिया हम लोग पहले से बता नहीं सकते ना, है कि नहीं, अगर कॉलीफॉर्म है तो पैथोजन, ठीक है ना, तो आंसर एग्जैक्ट बोलेंगे तो अपना मेन आएगा ऑप्शन बी सही है, अनडिजायरेबल है, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। आया बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या आएगा, 18वां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज, पढ़ाया हूं, बताओ। मलेरिया से क्या होता है, मच्छर चावने से होता है ना, नर की चावने से होता है कि मादक चावने से होता है, मादा से। चलिए नेक्स्ट, 19, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड, खत्म बात। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन, द फिनोलिक, लो बताओ, 0.001 याद है पक्का, हाँ तो 0.001 से 0.002 फिनोलिक कंपाउंड का जी। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन, मैक्सिमम परमिसिबल बोला है, मतलब कौन सा लिमिट बताओगे, अरे ए क्या होगा, ए बोलोगे, तो वो बी में है, वन 1.5 आंसर होगा ना, कहां से कहां तक होता है, 1 से 1.5 फ्लोराइड कंटेंट होता है, और उससे ज्यादा मेरे को बताओ बोन फ्लोरोसिस किससे होता है, 5 से ज्यादा वाला, और डीकलराइजेशन ऑफ टीथ 1.5, और ग्रोथ के लिए कितना चाहिए, 1 चाहिए, बढ़िया। नेक्स्ट 22वां, अगर अच्छे से रिवाइज करके आओगे तो ही मजा आएगा बनाने में, नहीं तो कुछ मतलब नहीं है, बता रहा हूं। 22वां क्वेश्चन, क्योंकि मैं स्पीड तो यही रखूंगा, अब 400-800 क्वेश्चन करना रहेगा तो आदमी ऐसे ही ना करेगा। चले 22वां क्वेश्चन, ईडीटीए क्या होता है बेटा, हार्डनेस होता है, और याद करो इसी को वर्सनेट सॉल्यूशन बोलते हैं, ईबीटी याद होगा, है ना, ब्लैक टी वाला। चले नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन का आंसर फटाक से बताओ तो क्या होना चाहिए, तेईस वाला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, अ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द सैंपल वाटर, देन द कॉलीफॉर्म टेस्ट इज टू बी कंडक्टेड, तो प्रीसम्पटिव कॉलीफॉर्म टेस्ट होगा, कंफर्म कॉलीफॉर्म टेस्ट होगा, कंप्लीट कॉलीफॉर्म टेस्ट होगा, करेक्ट आंसर। अगर मान लो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है मतलब सब तरीके का टेस्ट करेंगे तो ए बी सी मतलब 1 2 3 आंसर तीनों आएगा, तो स्टेटमेंट डी आएगा, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 24, बताओ आंसर फटाक से,
अरे बोलो। कैल्शियम कार्बोनेट, एल्किनिटी के लिए मैं क्या बोला था, स्टैंडर्ड सैंपल कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे निकालते हैं बताओ तो पहले तो गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट और इनटू जो भी रहेगा आपका, जो उससे अपन टोटल नंबर ऑफ वो निकालते थे, एल्किनिटी कितनी प्रेजेंट है, और उसको गुना करते थे 50 से, क्योंकि CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा 50, मैं मुक्का 100, तो आंसर क्या आएगा 50। आ रहा है समझ में कि नहीं, करवाया हूं क्वेश्चन, ठीक है। हाँ 25वां, प्रोडक्ट ऑफ बोथ। तो आपको पता है पीएच प्लस पीओएच बराबर क्या होता है 14, तो आंसर बताओ क्या आएगा, डी आएगा। लॉग के रेस्पेक्ट में होता है ना, तो log टू द बेस 10, तो एंटी लॉग करेंगे तो 10 रेस्ट पावर -14 चले जाएगा मैथ्स के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तगड़ा एसिड है जिसका पीएच 2 होगा, तो एकदम इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, टर्बिडिटी इज मेजर्ड बाय, चलो जल्दी फटाक से आंसर बताओ, स्टैंडर्ड सिलिका स्केल याद रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर स्टैंडर्ड सिलिका स्केल, द टर्बिडिटी ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर शुड बी लिमिटेड टू, जल्दी बताओ कितने से कितना होने चाहिए टर्बिडिटी का, 1 से 5, लेकिन यहां पर कौन सा बोला है, शुड बी लिमिटेड टू, तो आंसर क्या आएगा 1 से 5 होता है। आप वहां पर पेंसिल से लिखो 1 NTU टू 5 NTU, जो कि पुराने कोड के तहत 10 NTU था, पुराने कोड के तहत 10 NTU था। अभी रिसेंटली अपन क्या 10,500 2012 पढ़ रहे हैं, बात समझ में आ रहा है, तो 2012 के तहत क्या है 5 NTU है एज पर कोड के हिसाब से, ठीक है। और आपको यहां पर पूछा है तो पुराने के जमाने का रखा हुआ है बुक, तो आंसर क्या लिया, ये 10 लिया होगा। अरे नहीं समझ में आ रहा क्या बात, ठीक है, तो 1 से 10 पुराना था, नए में क्या है 1 से 5, तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा अभी के हिसाब से 5, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाएंगे क्या है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 29, रेसिडुअल क्लोरीन, जल्दी, स्टार्च आयोडाइड, ऑर्थोटालोडीन, डीपीडी और क्लोरोटेस्ट, याद है, तो आंसर क्या आएगा सी, बोथ ए एंड बी। ऑर्थोटालोडीन पेंसिल से कोई भी मार्क नहीं करेगा, बुक में बता रहा हूं, आंसर में मार्क नहीं करेंगे, क्वेश्चन पे मार्क करना है, क्वेश्चन नंबर पे मार्क करना है, पेंसिल से आंसर मार्क नहीं करना है, क्योंकि ये बुक आपको 5-6 बार बनाना है, और जो रही ज्यादा है तो वो मार्क कर रहा है तो फिर नया बुक खरीदेगा, क्योंकि अपने को ये बुक बार बार बनाने हैं अच्छे से याद करने के लिए। चलिए तो बस क्वेश्चन नंबर पे मार्क करेंगे, आंसर में कोई मार्क नहीं करना। ऑर्थोटालोडीन टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन, ये तो इजी है, अरे बन रहा है ना। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन का फटाक से आंसर बताओ, जो आंसर बताएगा चॉकलेट मिलेगा। सबका आ गया कि नहीं आया, तो क्वेश्चन ही पढ़े जा रही है, नहीं समझ में आया तेरे को, तो बता आंसर क्या है, कैसे, वो तो सुन के बोली क्या, हाँ तो तेरे को नहीं आ रहा है, क्या किए थे इसको, क्लास करी थी, तो फिर क्यों नहीं बन रहा है, इससे क्वेश्चन नहीं कराया हूं क्या, तो फिर तो ये बात मान क्यों नहीं लेती कि जिस दिन नहीं आती उसके बाद के क्वेश्चन नहीं बनते, तो अभी तक नहीं आया है, और किसको समझ में नहीं आया, प्रीति आया तेरे को, तो मैं तेरे को बताऊंगा, तेरे को पूछना चाहिए कि नहीं, संतोषी नहीं आया, अभी आया बेटा समझ में कि नहीं, माधुरी
ए विजय मुकेश आया है तो पूछेगा क्या? किससे पूछ रहा है? इधर जयश्री माधुरी, सॉरी महिमा, आया समझ में? हाँ इधर जयश्री। तो बेटा डाउट तुम लोग को है तो तुम लोग मेरे को पूछोगे क्या कि मैं पूछूंगा कि आपको बन रहा है कि नहीं करके? ये क्वेश्चन मैं नहीं कराया हूं क्या? इससे 4 से 5 क्वेश्चन कराया हूं, बार बार अपने तरफ से बना बना के क्वेश्चन बनाया हूं, नहीं करवाया हूं? तो कार्बोनेट हार्डनेस क्या होता है ये बताओ? हार्डनेस इज इक्वल्स टू क्या होता है? टोटल हार्डनेस इज इक्वल्स टू कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होता है। तो टोटल हार्डनेस, कार्बोनेट हार्डनेस क्या होता है? टोटल एल्कनिटी और टोटल हार्डनेस दोनों में से जो भी छोटा होगा वो कार्बोनेट हार्डनेस होगा। ये नहीं पढ़ाया हूं? हाँ तो यहां पर क्या बोल रहा है? टोटल हार्डनेस इज ग्रेटर देन टोटल एल्किनिटी। तो क्या आंसर होना चाहिए? टोटल एल्किनिटी होना चाहिए कि टोटल हार्डनेस होना चाहिए? टोटल एल्किनिटी होना चाहिए। अरे बात समझ में आ रहा है? ये नहीं कराया हूं क्या? तो फिर कैसे याद नहीं आ रहा है? ठीक है तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसलिए बार बार मैं करवाया था इससे। जो चीज लगता है मेरे को इंपॉर्टेंट है मैं उसके बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूं। इसको गलत मत करके आना भैया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, पेंसिल से अंडरलाइन करते हुए पढ़ना क्वेश्चन को। यहाँ पर कार्बोनेट लिखा है, मान लो नॉन कार्बोनेट लिखा रहता तो आंसर क्या होता बताओ? मान लो नॉन कार्बोनेट होता तो आंसर क्या होता? क्या आंसर होता? टोटल हार्डनेस माइनस टोटल एल्किनिटी होता। अरे मेरी बात समझ में आ रहा है? नहीं आया ये भी पॉइंट? क्योंकि टोटल हार्डनेस क्या होता है? कार्बोनेट प्लस नॉन कार्बोनेट, और जो कि कार्बोनेट हार्डनेस क्या बन गया? एल्किनिटी। तो वो उसको माइनस करेंगे तो टोटल हार्डनेस माइनस टोटल एल्किनिटी बन जाएगा नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। अरे मेरी बात समझ रहे हो ना? ये सब क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, गलत नहीं करना, ये फ्री का नंबर वाला है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या आंसर होगा बोलो? Residual chlorine left in a public water supply for a safety against the pathogenic bacteria. B होगा 0.05 to 0.5 mg पर लीटर। अब आपको ये बता दूं नॉर्मल डोज अपन क्या पढ़े रेसिडुअल होने का? 0.2 mg पर लीटर पढ़े हो? तो उसके रेस्पेक्ट में अगर देखो तो वो किसके बीच में आ रहा है? 0.2 बी के बीच में ही आ रहा है बेटा, समझ रहे हो? तो पेंसिल से वहां पर लिखो कि नॉर्मल डोज रेसिडुअल क्लोरीन का कितना था? 0.2 mg पर लीटर। तो आपको याद रहेगा कि ऑप्शन आना चाहिए बी। 32वां क्वेश्चन, नहीं सॉरी 33 क्वेश्चन। डीओ लेवल कितना लेवल फॉर द पॉल्यूटेड वाटर और एट अ नॉर्मल टेम्परेचर? ऑक्सीजन लेवल इन अ नेचुरल अनपॉल्यूटेड वाटर बोल रहे हैं। अनपॉल्यूटेड वाटर के लिए कितना होगा तो इसको याद कर लेना। नॉर्मल अपन 4 ppm पढ़े थे, कोई भी एक, ये मिनिमम है। मिनिमम क्या है? 4 ppm फॉर सस्टेनिंग ऑफ एक्वेटिक लाइफ। जो भी मछली वछली है उनको जीने के लिए मिनिमम 4 ppm चाहिए। यहाँ 10 ppm ले रहा है, अनपॉल्यूटेड वाटर का 10 ppm होना चाहिए। तो ये पॉइंट को याद रखना, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 34। वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन ए सेडिमेंटेशन टैंक इज अबाउट, चलो जल्दी फटाक से क्या पढ़े? पॉइंट कितना? 0.3 मीटर पर मिनट पढ़े थे? नहीं याद आ रहा? हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी क्या आंसर होगा बोलो? सी होगा क्या? सेंटीमीटर है तो मीटर में करोगे तो क्या आएगा? 0.15 टू 0.3 मीटर पर मिनट। तो आंसर क्या आएगा? सी। अरे बनेगा ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कितना गुना होता है?
4 गुना होता है, पढ़े हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। ऑनलाइन वाले सब पार्टिसिपेट करिए बेटा, जल्दी जल्दी आंसर लिखते जाना। 36 का आंसर बताओ। प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक बोला है, कितना होता है? 500 से 750, 1000 से 1250। याद आ रहा है? 1000 से 1250 किसका है? कोगुलेटेड एडेड सेडिमेंटेशन का। प्लेन सेडिमेंटेशन का कितना है? 500 से 750। तो याद रखो कितने से कितना था? 12 से 18,000, 12,000 से 18,000 था, और वो 24,000 से 30,000 था। याद आ रहा है? टाइम बताओ। 4 से 8 था क्या प्लेन का, उसका 2 से 4। याद है? क्वेश्चन नंबर 37। अच्छा, ये पॉइंट में आगे पे मिलेगा, जो हम लोग सेकंड मतलब सेकंड एनवायरमेंट में नहीं पढ़े थे ना, उसके रेस्पेक्ट में था। ये पॉइंट को यहाँ पर लिख लेना, याद कर लेना कि जो प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक होता है तो उसका बैक्टीरिया रिमूवल एफिशिएंसी 75% होती है। तो आंसर क्या आएगा इसका? 75। ठीक है, कितना होता है? 75%। तो आंसर क्या आएगा? 75। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, 38, 39 और 40 को 100 स्टार लगाना। लगातार पूछा हुआ क्वेश्चन है, हर पेपर में कोई ना कोई इसमें से एक क्वेश्चन आता है। 38, 39, 40 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आराम से पढ़ो, समझो और बनाओ, और आंसर बताना मेरा। ये तीनों का आंसर जो बताएगा उसको चॉकलेट मिलेगा। पहला क्वेश्चन बोलता है 38 का, द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन अ सेडिमेंटेशन टैंक डिपेंड ऑन सेटलिंग वेलोसिटी। वीएस डिपेंड करता था, अरे वीएस डिपेंड करता था डेप्थ पे, हाइट पे, और वीएफ डिपेंड करता था लेंथ पे। चलो बताओ आंसर क्या है? थोड़ा ध्यान से पढ़ के बताओ आंसर क्या है। 38 का क्या आएगा? ए नहीं आएगा, बी आएगा। मैं आपको क्या बोला हूं, ध्यान से समझो। मैं आपको समझाया हूं कि वीएफ डिपेंड करता है डेप्थ पे, पढ़ाया हूं। लेकिन फॉर्मूला क्या बताया था? वीएस इज इक्वल टू क्यू बाय एल बी बोला था। ये फॉर्मूला होता है और डिपेंड करता है उसके रेस्पेक्ट में। तो अभी जो वीएस पूछ रहा है ना, ये आपको समझाने के लिए बताया गया है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। फॉर्मूला क्या है? ये है। आ रहा है समझ में क्या है? तो अब आप बताओ क्या आंसर होगा? सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। पहले ही देखते से डेप्थ ऑफ द टैंक नहीं मारना है, इसको 100 स्टार लगाओ। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेना, हर पेपर में रिपीटेड में आया है। 38, 39, 40 तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो बोल रहा हूं ना, मैं एग्री भी तो कर रहा हूं कि मैं आपको ऐसे भी बताया हूं, और वीएफ डिपेंड करता है लेंथ पे, ये भी बताया हूं, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं, वो देख के समझ रहे हैं, वो समझाने के रेस्पेक्ट में। एक्चुअली में मैं आपको बताया था लास्ट में कि फॉर्मूला ये है, इसको याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट है। यही लिखाया हूं, यही बोला हूं। याद होगा तो क्लास देख लेना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो आंसर क्या आएगा? बी आएगा, सरफेस एरिया। 39 क्वेश्चन पढ़ो। सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल in the sedimentation tank increases if, क्या आएगा बताओ? अरे बोलो ना आंसर। बी।
बेटा कैसे हो जाएगा बी, बताना तो रेशमा। क्या बोल रहा है, वेलोसिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। यहां पर दोनों एक दूसरे के इनवर्सली दिख नहीं रहे, तो कैसे डायरेक्टली हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट बोलता है पार्टिकल साइज डिक्रीजेस। अब आपको दो फॉर्मूला याद रखना है वीएस के रेस्पेक्ट में, एक और ये और एक जी माइनस वन गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। तो यहां पर बोल रहा है पार्टिकल साइज डिक्रीजेस, नहीं, पार्टिकल साइज इंक्रीज होता था तो वेलोसिटी बढ़ती थी। अरे नहीं समझ में आया, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट तो अब भी बता रहा हूं, वो तो डायरेक्टली गलत ही है, नहीं गलत है। अगर वहां पर सरफेस एरिया इंक्रीज बोल रहा है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज बोल रहा है, तो सरफेस एरिया डिक्रीज होना चाहिए। वहां क्या लिखा है, तो इंक्रीज लिखा है ना, तो गलत है। उसके बाद क्या है, डेप्थ ऑफ द टैंक बोल रहे हैं क्या, डिक्रीज। अरे डिक्रीज बोल रहे हैं ना, क्या होना चाहिए। अगर देखा जाए समझने के लिए तो क्या होगा, डिपेंड कर रहा है, समझ में आ रहा है, तो वो भी आंसर नहीं आएगा। तो आंसर क्या बन रहा है, नन ऑफ द अबव। अरे बोलो बात समझ में आ रहा है ना, घुमावदार क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 बताओ क्या है जल्दी से। फॉर अ गिवन डिस्चार्ज एफिशिएंसी ऑफ द टैंक, अब एफिशिएंसी ऑफ द टैंक की बात कर रहा है, फिर एक फॉर्मूला याद करो, एफिशिएंसी ईटा बराबर वी एस अपॉन वी नॉट, और वी नॉट को क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो रेट। ओवरफ्लो रेट डज नॉट डिपेंड ऑन द, क्या लिखा था, डेप्थ लिखा था, और डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया। आप बताओ आंसर, अरे बताओ आंसर क्या आएगा, तो सी आंसर आएगा एग्जैक्टली, और 100% आप सही बोल रहे हो। आया समझ में कि नहीं आया, तो समझ में आया तीन क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, तीनों को समझना है, अच्छे से समझते हुए बनाना है। ठीक, आगे बढ़ू। ऑनलाइन में ये तीन क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या, बताओ। चले क्वेश्चन नंबर 41 फटाक से, आराम से पढ़ेंगे क्वेश्चन और फटाक से आंसर बताएंगे। डिटेंशन टाइम की बात कर रहा है और ओवरफ्लो रेट की बात कर रहा है। पहला डिटेंशन टाइम क्या होता है, कम है, ज्यादा है, और दूसरे वाले में क्या लग रहा है, कम है, तो आंसर क्या आएगा, सी आंसर इज द करेक्ट आंसर, सी सही। 42 जल्दी, अच्छा 41 को भी स्टार मार्क करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 42 को भी स्टार मार्क करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ कोगुलेट नीडेड इन द कोगुलेशन टैंक इंक्रीजेस विथ, हाँ ये बताओ, ये भी लिखाया हूं, कोगुलेट के डोज को बढ़ाना पड़ेगा कब, जब टर्बिडिटी ज्यादा हो और जब टेम्परेचर होगा कम। तो आंसर क्या आएगा, 1 और 4। अब देखो जब भी टर्बिडिटी के डोज को अपन बढ़ाएंगे, अगर गर्म पानी रहेगा तो जल्दी घुल जाएगा, इसलिए हम लोग ठंडे पानी के लिए हमको क्या डोज को बढ़ाना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा, 1 और 4। नहीं आया समझ, आया ना, तो ये पॉइंट को याद रखना। ठंडा पानी रहेगा तो डोज को बढ़ाना पड़ेगा, गर्म पानी रहेगा तो डोज को कम करना पड़ेगा, क्योंकि कम पानी मतलब जल्दी घुल जाएगा गर्म नहीं। चले नेक्स्ट 43, ये तो लिखाया हो यार, कितना है पीएच 6 से 8। नेक्स्ट डिटेंशन टाइम ऑफ कोगुलेशन टैंक, अरे फटाक से बताओ। अच्छा 15 से 30 मिनट लिखाया था मैं कॉपी में, और वो कोडल है, कॉपी तो गलत हो ही नहीं सकती, तो बुक गलत है, और बुक भी गलत नहीं क्योंकि पुराने जमाने का है।
तो आंसर क्या होगा इसको देख के बताओ। कौन 2 से 4 घंटा बोला रे? कोगुलेशन टाइम के लिए क्या पढ़े हैं हम लोग? 10 से 30 मिनट पढ़े थे, तो लगभग आंसर देख लेना, उसके हिसाब से बैठेगा। चले आगे बढ़ते हैं। क्या है? एलम, बहुत इंपॉर्टेंट, 10-15 स्टार लगा लो। 44 का आंसर बताओ जल्दी से, 45 का, सॉरी। डिक्रीजेस द पीएच वैल्यू, बहुत बार पढ़ाया हूं, एलम डालने से पीएच का वैल्यू कम होता है। क्यों? एसिडिटी बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट 46 क्वेश्चन। अरे सीवेज है, छोड़ दो, 46 छोड़ दो बेटा, सीवेज ट्रीटमेंट है, वो आपके काम का नहीं है। हाँ, लेकिन तभी भी याद रखना, लाइम डालने से हो जाता है ना। स्टार मार्क कर लो, याद करना थोड़ा सा पॉइंट को। क्वेश्चन नंबर 47, फटाक से आंसर बताओ। 47 का आंसर बताइए। आराम से पढ़ो। कोलाइडल पार्टिकल पढ़ाया था कि नहीं भैया? एकदम फाइन महीन पार्टिकल भी निकल जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? और बैक्टीरिया तो निकालते ही हैं, तो क्या आंसर आएगा? डी आंसर आए। अरे नहीं बन रहे क्या? पढ़े हैं कि नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। चलिए, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बताओ, स्लो सैंड फिल्टर का कितना है? मिलियन लीटर पर डे पर हेक्टेयर की बात कर रहा है, ध्यान से सुनना, पर डे पर हेक्टेयर है। तो वो सब अभी बाद में देखो, पहले आप एग्जैक्ट तो बताओ वैल्यू कितना होता है? कितना होता है? तो स्लो सैंड फिल्टर के लिए कितना होता है? 2400 से 4800 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। एग्जैक्ट यही पढ़े, मांग किस में रही? मिलियन लीटर पर हेक्टेयर पर डे ना, मिलियन लीटर बोला है ना, तो मिलियन लीटर मतलब 10⁻⁶। ठीक है, मिलियन लीटर पर हेक्टेयर है, हेक्टेयर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यही हो जाएगा। अरे देखो ना, और पर डे है, तो काटने पे ये तो आंसर 2 ही आता है, तो ये 2 हो गया, मतलब 10⁻², मतलब 100 लग गया, है कि नहीं जी? और तो एग्जैक्ट 100 से 200 के रेस्पेक्ट में पढ़े हम लोग, है ना। तो लेकिन वो घंटे के हिसाब से आता था, अरे वो घंटे के हिसाब से आता था, दिन के हिसाब से देखेंगे तो अपना आंसर आ रहा है 24 से 48, तो मेरे हिसाब से आंसर इसका ना 50 से 60 के बीच में आएगा, नहीं लग रहा है ऐसा। अब देखो कैसे कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं। देखो डे वाले को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि 2400 से 4800 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे पड़े हैं। अरे बोलो बात सुन में। अब मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में कन्वर्ट करो, क्योंकि हेक्टेयर में मांगा है, तो मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻⁴ करना पड़ेगा, तो वो -4 जाएगा ऊपर, तो 10⁻⁴ हो गया।
और मिलियन में मांग रहा है, तो मिलियन में 10⁶ को नीचे लेके आऊंगा, काटूंगा तो आंसर लगभग वो सब कट जा रहा है, दिख तो रहा है कटा हुआ। तो मेरा आंसर 24 से 48 आ रहा है। अब 24 से 48 तो कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो आंसर क्या बचेगा? तो 2 डिजिट वाला आंसर चाहिए, तो क्या होगा? 50 से 60, और वही लिया होगा शायद तक। लिया है क्या? बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? ऑनलाइन पे जल्दी बताते जाना बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आया क्या समझ में? आला ए माधुरी, नहीं आया? झूठ बोल रही। संतोषी, ऐसे होके बैठ थोड़ा सा, इधर इधर हो। हाँ, छुपे मत कर कहीं। चलिए नेक्स्ट 49 क्वेश्चन में बताना। इफेक्टिव साइज बोल रहा मतलब क्या है? D10 है। अरे D10 होता है क्या इफेक्टिव साइज? अरे वो मुंह मचकारी, देखो नहीं पता D10 क्या होता है? उधर उधर जयश्री, क्या होता है D10? नहीं पढ़ी है ना? तो ऑनलाइन तो की थी ना, मैं ही तो था कि कोई और पढ़ा रहा था? बोला भी तो मेरे ही शब्द होंगे क्या? तो D10 क्या है? हाँ, तो इफेक्टिव साइज को क्या बोलते हैं? D10 ही तो बोलते हैं। ये नहीं पढ़ी थी? और CU कितना होता है बताओ स्लो सैंड फिल्टर का? ऑनलाइन और ऑफलाइन का महत्व तो देख लेना। कितना पढ़ होता है CU? 3-5 पढ़े थे कि नहीं? तो आंसर क्या आएगा बताओ? 0.35 से, सॉरी 0.25 से 0.35, ठीक है। और CU का वैल्यू होगा 3-5, उसका कितना होता है? 0.35 से 0.55, याद आ रहा है? और उसका क्या था? 1 से 1.2 से 1.6। चलिए, एज कंपेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर स्लो सैंड फिल्टर गिव्स, बताओ आंसर। स्लो सैंड फिल्टर का महत्व बताओ क्या है? बैक्टीरियल रिमूवल एफिशिएंसी ताबड़तोड़ 98 टू 99%, और उसका कितना था? 80%, 80%, 80 टू 90%। और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, स्लो सैंड फिल्टर का रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना है? स्लो फास्ट नहीं पूछ रहा हूं, ऐसे थोड़ी पूछूंगा स्लो फास्ट, वैल्यू बताओ ना। हाँ, 100 से 200 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर, और उसका 3000 से 6000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर, और उसका 6000 से 15000, ठीक है। तो आंसर बता दो इसका क्या होगा? 1 और 4 सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, स्लो सैंड फिल्टर आर मोर एफिशिएंट इन रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया देन रैपिड सैंड फिल्टर, है बोलो, सही है। Sand used in the slow sand filter is finer than the rapid sand filter. Sand used in slow sand filter is finer than rapid sand filter. अरे एकदम 100% सही है कि गलत है? क्यों सही है? 0.25 से 0.35 का साइज का सैंड था, उधर कितना था? 0.35 से 0.55, जाहिर सी बात है फाइन होगा। अब बताओ आंसर क्या होगा? ये आएगा 51 का। चलिए 52, एयर बाइंडिंग किसके कारण होता है? नेगेटिव हेड लॉस, याद है? लिखे? क्रैकिंग इन द फिल्टर, वेटिंग ड्राइंग, बढ़िया। उसके बाद हम लोग और क्या पढ़े थे? मड बॉल फॉर्मेशन, हिंड्रेंस, हिंड्रेंस इन बैक वॉशिंग पढ़े थे, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट 53, अरे बताया था ना 5% पानी लगता है करके, नहीं बताया?
बताया तो हूं 5 से 10% पानी लगता है और 15 से 20 मिनट में हो जाता है काम। तो आंसर बताओ। तो 5 से 10 मिनट बोल रहा हूं तो बीच में ले लेना, उससे कम ही। अच्छा ये याद कराता हूं मैं, कहां बताया हूं, मेरी बात तो ऐसी ले लेते तुम हवा में। मैं क्या बताया था, मैं बताऊं कहां पर? मैं बोला था ना यही पानी, साफ वाले पानी से टंकी भर लेते हैं करके नहीं बताया था, और फिर उसी साफ पानी से भी बैक वॉशिंग करवाते हैं। उसी समय बताया था कितना परसेंट करते हैं, कि नहीं बताया हूं? नहीं बताया हूं ना? मैं नहीं बताया। चलो नेक्स्ट 54 क्वेश्चन। क्लीनिंग पीरियड स्लो सैंड फिल्टर का कितना है? अरे बता कितने में साफ करेगी? 1 से 3 मंथ में। और उसका 1 से 2 दिन में साफ करना। कैसे करते हैं? और उससे स्क्रैपिंग ऑफ द टॉप लेयर से। ठीक है। नेक्स्ट 55 बेदम ज्यादा। अरे बेदम ज्यादा है क्या? तो सीक्वेंस में जमाएंगे तो क्या आएगा? सबसे पहला प्रेशर फिल्टर, फिर रैपिड, फिर स्लो। बना लोगे? बन जाएगा 55। जमा के बताओ, इंग्लिश भी तो कमजोर है। बताओ क्या आंसर होगा? सी आएगा, ग्रेटर देन रैपिड सैंड फिल्टर। क्वेश्चन नंबर 56। डबल फिल्ट्रेशन में क्या होता है? पहले कौन सा फिल्टर लगाते हैं डबल फिल्ट्रेशन? रैपिड सैंड, फिर ठीक है बताओ, फिर बनाओ आगे। आंसर क्या आएगा जल्दी बताओ। पहले बेटा डबल फिल्ट्रेशन में सबसे पहले लगाते हैं रैपिड, फिर लगाते हैं क्या? स्लो सैंड। पढ़ाया हूं ना ये? तो क्यों उसके कारण अंततः कौन सा फिल्टर लगा है? स्लो सैंड। तो स्लो सैंड का रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? पहला, इंक्रीजेस द फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ क्या? स्लो सैंड फिल्टर। नहीं आया समझ? यही पढ़े हैं। फॉर्मूला बताऊं, 1 - 1 - ईटा 1 इंटू 1 - ईटा 2। पहला था रैपिड का, दूसरा था स्लो सैंड का। नहीं याद आ रहा तो बोलते क्यों नहीं? नेक्स्ट 57। स्क्रैपिंग एंड रिमूवल ऑफ इन स्लो सैंड फिल्टर, पहला वाला सही है। दूसरा बैक वॉशिंग तो हो नहीं सकता, तीसरा भी नहीं होगा, तो चौथा क्या? बैक वॉश सही है। तो 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर। अरे बोलो। नेक्स्ट 58 डिसइंफेक्शन। देखो समझना, मैं जिस तरीके से आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, सेम क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऐसे ही आप करोगे बाकी जगह भी। जैसे ईएस का भी लगा रहे हो और कोई भी पेपर कोई भी बना रहे हो ना क्वेश्चन, तो उससे रिलेटेड जो भी जानकारी आपको पता होती है तुरंत तुरंत रिवाइज करते चलो। जैसे अभी रिवाइज कराते जा रहा हूँ, याद होते जा रहा है, तो वही चीज रिवाइज करते जाओगे तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। तो आगे आने वाले वही क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। ये अभी पढ़ाया था यहाँ पर, रिवाइज किया, और यही क्वेश्चन यहाँ पर। मतलब आपको पढ़ने में मजा कब आएगा? तब जब तक आपके सब चीजें फिंगर टिप्स में रहेंगी, तभी मजा आएगा। नहीं तो बंद टाइप बैठे रहेंगे। बात समझ में आ रहा है? अगर अपन 2-2.5 घंटे में 100 क्वेश्चन, 400-300 क्वेश्चन कर ले रहे हैं, मतलब स्पीड समझ लो, तो ऐसे ही आपको हर चीजें जबानी याद होगी। जब जबानी याद होगी तब बनाने में मजा आएगा, और नहीं याद रहेगा तो बहुत बोर लगेगा सब्जेक्ट। ठीक है? तो इसलिए सब चीजों को लिख के याद करना है और फिंगर टिप्स में रखना है। जो भी जानकारी के बारे में आप पढ़ते हो ना, जिसके बारे में स्लो सैंड फिल्टर, तो पूरा चीज याद कर लो धड़ल्ले से, तो वो आगे वाले क्वेश्चन आएगा ना तो फट से मार के निकल जाना। आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा उससे। ये क्वेश्चन करने के बनाने का तरीका होता है कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ के। ठीक है?